स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेल, हम लोग ब्रेक में गए थे। टीडीएस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सेक्शंस तक देखे थे हम लोग। शायद 194 तक हम लोग देखे थे। अब हम लोग, चलिए आज उसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना? हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 192 से लेकर के 194 तक। जितना भी हम लोग डिस्कस किए थे उस पे आइए कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाय द वे, ये क्वेश्चन शीट आपको किधर मिलेगा? आप आराम से ये क्वेश्चन शीट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिए, उसमें लिंक होगा उस समरी का भी। ये समरी आपके मॉड्यूल में भी है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, वो समरी आपके मॉड्यूल में भी है एंड एट द सेम टाइम आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक से ले सकते हैं, है ना? नॉट एन इशू। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना? जो लास्ट क्लास तक हम लोग डिस्कस किए थे उसी के ऊपर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना? आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, एग्जामिन एंड एक्सप्लेन द टीडियस implications in the following cases along with reasons thereof, assuming that the deductees are residents and having PAN which they have duly furnished to the respective deductors। ठीक है, तो पैन दे दिया उन्होंने और अब वो लोग टैक्स डिडक्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्या है? मिस्टर टी Mr. T received a sum of rupees 1,75,000 as premature withdrawal from Employees Provident Fund scheme before continuous service of 5 years on account of termination of employment due to ill health। तो हम लोग ये रूल पढ़े हुए कि 5 साल के पहले अगर आप पैसा निकालेंगे पीएफ से तो दैट इज टैक्सेबल, है ना? लेकिन अगर आप डेथ के चलते एम्प्लॉय पैसा निकाल ले या वो इल हो जाए और वो काम नहीं करे और नौकरी छोड़ दे, उसके चलते पैसा निकाल ले, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, ये हम लोग सैलरी में भी पढ़े थे पीएफ के साथ, यहाँ पर भी सेम वही एप्लीकेबल होगा। तो फर्स्ट केस में दिस इज नॉट टैक्सेबल। आप क्या रीजन लिखेंगे? आप रीजन लिखेंगे, सिंस द रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय is due to termination of employment, है ना? या सॉरी, retirement of employee is due to ill health। Retirement of employee is due to ill health, that is why amount received at the time of retirement is not taxable and hence there will not be any TDS, है ना? Although ये 1,00,000 रुपया से ज्यादा है ना? ऑल्दो ये 1,00,000 रुपया से ज्यादा है तो सेक्शन 192 ए में कवर्ड है। सेक्शन 192 ए बोलता है कि भाई अगर आप का कोई अमाउंट टैक्सेबल होता है तो और वो 1,00,000 से ज्यादा का है तो आपका वो उस पर टीडीएस लगेगा, तो इस पर टीडीएस नहीं लगेगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं। Any sum of rupees, a sum of rupees 42,000 has been credited as interest on recurring deposit by a banking company to the account of Mr. Hassan, age 63 years। क्या इस पर टीडीएस होना चाहिए? सबसे पहले ये तो इंटरेस्ट का केस है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो बैंक एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट पर अगर कोई बैंक या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस कर रहा हो या फिर पोस्ट ऑफिस पैसा देता है तो 40,000 से ऊपर अगर देगा साल भर में तो दैट इज सब्जेक्ट टू टीडीएस। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए ये अमाउंट 50,000 है। तो एज पर सेक्शन 194 ए, है ना, इन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन interest other than interest on securities, फिर से TDS on interest other than interest on security shall be made, है ना, if it is payable to senior citizen and exceeds rupees 50,000 in a financial year। Here the amount is not exceeding rupees 50,000
That is why there will not be any TDS. बात समझ में आया? Since the amount is not exceeding rupees 50,000, there will not be any TDS. चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड में. भाई अगर आपको लगे थोड़ा सा फास्ट तो पॉज कर दीजिए और जल्दी से लिख करके फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे. ठीक है. मिस्टर कॉल won a lucky draw prize of rupees 21,000. अरे लकी ड्रॉ सेक्शन 194 बी और बी भी कैजुअल इनकम के बारे में बात करता है. वो बोलते हैं कि अगर आपका कैजुअल इनकम का अमाउंट 10,000 से एक्सीड करता है तो दैट इज सब्जेक्ट टू टीडीएस. तो यहाँ पर तो बी में आएगा ये लकी ड्रॉ विनिंग फ्रॉम लॉटरी स्कॉर्सवर्थ पजल, ये सब सबसे रिलेटेड है. तो 21,000 रुपीज 10,000 से ज्यादा है, दैट इज वाई इट इज सब्जेक्ट टू टीडीएस. इसमें उनको टैक्स काटना है और वो भी 30% के रेट से, है ना. 30% से टीडीएस काट करके कंसिडर करेंगे. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. फाइनेंस बैंक लिमिटेड सैंक्शनड एंड डिसबर्स्ड अ लोन ऑफ 10 crore टू बोरोवर लिमिटेड. तो एक फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, वो सैंक्शन करता है और डिसबर्स करता है एक लोन 10 करोड़ का, है ना, अपने बोरोवर को ऑन 31/3/2019, है ना. तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन अगर बैंक के सबको देंगे तो दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस. प्लस अगर हम लोग कोई चार्जेस भी अगर पेमेंट करते हैं बैंक को तो दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस, है ना, अंडर सेक्शन 194A. ठीक है. हम लोग देते हैं तो बैंक अगर एफडी और ये सब पर देगा तो 50,000 या दूसरे चीज या सॉरी 40,000 सीनियर सिटीजन को देगा, तो 50,000 और दूसरे किसी रूप में देगा कोई भी तो फिर वो 5,000, है ना. लेकिन अगर हम लोग बैंक को देंगे, हम लोग किसी और अपने दोस्त यार से लोन लिए और उनको देंगे इंटरेस्ट, तो उसके ऊपर में टीडीएस है 5,000 के ऊपर में, है ना, 10% के रेट से. लेकिन अगर हम लोग बैंक को सर्विस चार्जेस ये सब देते हैं तो उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं है. So here borrower limited paid a sum of rupees 1 lakh as service fee to Finance Bank Limited for processing the loan application. So this is not subject to TDS, है ना. Even if ये 194J में भी चार्जेस बोल करके भी नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसा है ही नहीं और ना ही ये इंटरेस्ट है, इसीलिए इसके ऊपर में कोई भी टीडीएस नहीं होगा. क्लियर है. तो हम लोगों का फर्स्ट में भी टीडीएस नहीं था, सेकंड में भी टीडीएस नहीं था, थर्ड में था, फोर्थ में भी, है ना. फिफ्थ हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है, इसलिए अभी इसको डिस्कस नहीं करते हैं. लेटर ऑन जब हम लोग पढ़ लेंगे आज तो डिस्कस करेंगे. चलिए अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना. आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. चलिए. Examine the TDS implications under section 194A in the cases mentioned hereunder. सबसे पहला है 1/10/2019 Mr. Harish made a 6 months fixed deposit of rupees 10 lakh at the rate of 9% per annum with ABC Cooperative Bank. The fixed deposit matures on 31/3/2020. चलिए तो हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं फिक्स डिपॉजिट का. तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना हो रहा है फर्स्ट वाले केस में, 6 महीने का है, 10 लाख पर 9%, 10 लाख पर अगर 9% लेते हैं तो पूरे साल का तो 90,000 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं 6 मंथ्स का, तो ये 45,000 आ रहा है. क्या ये सीनियर सिटीजन है? नहीं, बोला नहीं. तो दिस इज सब्जेक्ट टू टीडीएस. क्यों? फर्स्ट, this is a term deposit. Second, this is payable by a bank or cooperative society carrying on banking business. And third, पोस्ट ऑफिस. यही तीनों का कवरेज है. इसके अलावा और कोई हो तो 5,000 का, लेकिन ये तो 5,000 नहीं है. ये क्या है? ये 40,000 है क्योंकि ये सीनियर सिटीजन नहीं है. तो सिंस द अमाउंट इज एक्सीडिंग रुपीज 40,000, this is subject to TDS at the rate of 10%. ठीक है, अंडर सेक्शन 194A. चलिए दूसरा पढ़ते हैं. ऑन 1/6/2019 मिस्टर गणेश मेड 9 months फिक्स डिपॉजिट. तो 9 महीने का फिक्स डिपॉजिट कराता है और वो भी 3, और एक का दाम है 3 लाख.
तो इसका मतलब कैन आई से दैट द अमाउंट ऑफ टोटल फिक्स डिपॉजिट इज रुपीज 9 लाख carrying interest at the rate of 9% per annum with Dwarika branch of Janakpuri, Dwarka branch, Janakpuri branch and Rohini branch of XYZ Bank. एक मिनट, एक ही बैंक है, उसका तीन अलग अलग ब्रांचेस है और तीनों में अलग अलग बनाया, तो सबका अलग अलग निकालेंगे, है ना। उसके बाद ये देखेंगे कि क्या ये बैंक सीबीएस सिस्टम से कनेक्टेड है तो पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ फिक्स डिपॉजिट अपने यहाँ कराएं, और अगर नहीं है कनेक्टेड तो फिर हम लोग इंडिविजुअल को देखें। ऐसे अगर इंडिविजुअल को देखें तो एक एफडी है 3 लाख का, उस पर 9% का इंटरेस्ट है 27,000 का, तो एक पर नहीं होगा लेकिन इंटू, ओ सॉरी ये 9 मंथ्स का है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, तो एक का इंटरेस्ट होता है 20,250, तो तीन का इंटरेस्ट होगा 60,750। लेट अस चेक बैंक विच हैज ऑप्टेड सीबीएस, ओ इसका तो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है, इसीलिए ये कंप्यूटराइज्ड है, पूरा का पूरा कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसीलिए इसका टोटल अमाउंट देख करके टीडीएस होगा। एंड सिंस द टोटल अमाउंट एक्सीड्स रुपीज 40,000 देयर विल बी अ टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%। समझ रहे हैं? चलिए ये भी सही है, टीडीएस हो गया इसके ऊपर भी। आइए थर्ड देखते हैं। On 1/4/2019, Mr. Rajesh started a 1-year recurring deposit of rupees 80,000 per month at the rate of 8% per annum with PQR Bank. The recurring deposit matures on 31/3/2020. Okay, थोड़ा सा ये है, ध्यान से, एक रेकरिंग डिपॉजिट कराता है हर महीने का 80,000 रुपए, 8% इंटरेस्ट होगा, तो रेकरिंग डिपॉजिट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू टीडीएस प्रोवाइडेड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर एक्सीड्स रुपीज 40,000, है ना। बाकी सब होता तो 5,000 होता है, ये तो 50,000 है, तो लेट अस चेक। ठीक है, ये इस पर टीडीएस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 में ना, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो ये फर्स्ट मंथ में, अप्रैल मंथ में, अप्रैल में जून जुलाई, ऐसे हर मंथ में ये 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज जमा कराएगा। ऐसे ही करते 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 मार्च मंथ में भी ये 80,000 जमा कराएगा, है ना। इस पे इसको 12 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि ये फर्स्ट को करा रहा है जमा, इस पर 11, इस पर 10, इस पर 9 मंथ का एंड सो ऑन, इस पर 1 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट डे को करा रहा है, 1 अप्रैल को कराया और हर दिन करा रहा है। इसका मतलब अगर हम अलग अलग करके इंटरेस्ट निकालें, वो भी एक उपाय है, 12 महीनों का अलग अलग निकाल लीजिए या एवरेज कर दीजिए कि बस भाई इसको पहले वाले पर 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा और लास्ट वाले पर 1 महीने का, तो ऑन एन एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, तो इसको 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। इसको जो इंटरेस्ट रिसीव होगा 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा। आप निकाल लीजिए, सबका अलग अलग निकाल करके भी देखेंगे तो यही आएगा। आपको याद है पार्टनरशिप में हम लोग करते थे कि अगर कोई पार्टनर ड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ में तो उसको 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा और उस लगेगा, और अगर मिड ऑफ द मंथ में करता है तो उसको 6 मंथ्स का, और अगर एंड ऑफ द मंथ में करता है तो 5.5 मंथ्स का। तो ऐसे ही तो ये बिगनिंग ऑफ द मंथ में किया है डिपॉजिट, तो इसको इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना। तो कैलकुलेट, ये टोटल 80,000 रुपया इंटू 12, 9,60,000 रुपीज डिपॉजिट करेगा, है ना। टोटल जो इसका डिपॉजिट होगा इतना, और इंटरेस्ट होगा इस साल का 9,60,000 पर 8% के हिसाब से 6.5 मंथ्स का, है ना। निकाल लीजिए 9,60,000 का 8% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6.5 एंड दिस इज रुपीज 41,600। आप अलग अलग करके भी निकाल लीजिए, यू विल गेट द सेम अमाउंट।
फुर्सत में निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 41,600 एंड कंक्लूजन क्या आएगा? अगेन as per section 194A, if the amount of interest of term deposit exceeds rupees 40,000 in a financial year, TDS is to be made at the rate of 10%। तो इधर हम लोग को TDS करना है कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से, ठीक है। तो here also since the amount is exceeding rupees 40,000 there will be a TDS at the rate of 10%। तो इसमें भी TDS आपका हो। बात समझ में आया? चलिए अब चलिए 5 नंबर भी देखते हैं। कुछ एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, पुराने क्लास में जो जो हम लोग पढ़े थे वेरियस सेक्शंस, उस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। ये सब क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल से है ना, एक्सेप्ट पहला 3 क्वेश्चंस वो आपके पुराने पास्ट 3 टर्म्स का क्वेश्चन है ना, जो इंटरमीडिएट में पूछा गया है वो डालें। अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस है, आपके आरटीपी भी आएंगे, उससे भी सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। चलिए ABC लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग ABC लिमिटेड मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट्स टू मिस्टर एक्स, a contractor for contract work during the previous year 1920। Stop here. The moment you find contract is there, so you have to think about the provision relating to TDS with respect to contract. Now, if we say, सेक्शन 194C is there on contract, C से contract ऐसे भी याद हो सकता, ठीक है, बट सब में नहीं चलेगा। वेल तो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो तो 30,000 देखेंगे, है ना, और साल भर का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 1 लाख देखेंगे, है ना। इज दिस क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 20,000 फॉर विच payment is made on 1st May 2019, that means it's a story of 1920। second is 25,000 का पेमेंट, दोनों मिलाए तो 45,000। थर्ड इज 28,000 का पेमेंट, तीनों मिलाए तो 73,000। till December the amount doesn't exceed rupees 1 lakh। now let us go for the last paragraph। on 1/3/2020 a payment of rupees 30,000 has fallen due, is due to Mr. X on account of a contract work। okay, no problem। इसका मतलब हम लोग तो जानते हैं ना, पेमेंट या तो क्रेडिट करो या पे कर दो विच एवर इज अर्लियर, तो दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू दैट। तो वी फाइंड कि 73 + 30 is 1,03,000। Here the amount exceeds rupees 1 lakh, therefore there will be a TDS, है ना, there will be a TDS। क्यों TDS भाई? हाँ, क्यों TDS? बिकॉज क्या प्रोविजन था, याद है आपका प्रोविजन? प्रोविजन था या तो 30,000, है ना, या तो 30,000 या फिर आइए सी देख लेते हैं। हाँ, पेमेंट है कॉन्ट्रैक्टर, या तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हो तो 30,000 और पूरे फाइनेंशियल ईयर का हो तो 1 लाख, है ना। इज दिस क्लियर? फाइनेंशियल ईयर का हो तो 1 लाख, अदरवाइज 30,000। चलिए तो हम लोग देख लें यहाँ पर। अब आइए इस पर TDS बनेगा ना। TDS कितना परसेंट से बनेगा? 1% की 2%? अरे बाबा, ये भी तो ध्यान करना था। तो चेक करेंगे पेमेंट किसको हो रहा है, इंडिविजुअल को कि HUF को? करने वाला कौन है? नहीं, पेमेंट किसको हो रहा है? तो पेमेंट हो रहा है मिस्टर एक्स को। हु इज मिस्टर एक्स? मिस्टर एक्स इज एन इंडिविजुअल। मिस्टर एक्स इज एन इंडिविजुअल। तो कितना परसेंट? 1%। तो 1,03,000 का 1% कम्स टू कितना का 1%? 1,030। तो देयर विल बी ए TDS ऑफ रुपीज 1,030। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 DA। और बाबा DA क्या था?
ये LIC का था। टैक्सेबल अमाउंट अगर आपको मिलता है ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, और उसका 1 लाख रुपया से ज़्यादा अमाउंट अगर आपको मिलता है, तो इन दैट केस वो टैक्सेबल होगा, है ना। अब उस सॉरी उस पर TDS बनेगा, है ना। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा टैक्सेबल कब होता है? अगर आप 2012 तक पॉलिसी लिए हैं तो उस केस में 10% ऑफ सम एश्योर्ड का से ज़्यादा का अगर आप पेमेंट करेंगे प्रीमियम, तो देन इट विल बिकम टैक्सेबल। सेकेंड है, इफ द पॉलिसी अमाउंट इज ऑफ if the premium amount is up to, सॉरी हम शायद गड़बड़ बोल गए, आई एम रेक्टिफाइंग इट। इफ यू हैव टेकन पॉलिसी अप टू 31/3/2012, तो फिर 20% ऑफ सम एश्योर्ड है। एंड इफ पॉलिसी इज टेकन बाय द पॉलिसी होल्डर आफ्टर 31/3/2012, then we need to check 10% of the policy value. If the premium is increased, is more than 10% or 20%, as the case may be, the policy amount will be taxable. Now, what will be the rate of TDS here? If you have received the policy amount up to 30th August 2019, then TDS will be at the rate of 1% on the entire amount received. Or if you have received the amount on or after 1/9/2019, then the rate of TDS will be 5% of the income. That means whatever amount you have paid and whatever you have received, you need to take the net. Okay, चलिए अभी अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहला मिस्टर एक्स रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव ₹4.5 लाख, इट इज एक्सीडिंग ₹1 लाख, ठीक है, on 31/3/2020. Second thing is the amount has been received after 31st August 2019. So that rate of TDS will be 5% of the income. If there be any. Towards maturity, proceeds of LIC policy taken on 1/4/2017. Stop. This is a new policy, है ना, क्योंकि ये 31/3/2012 के बाद लिया गया, for which the sum assured is rupees 4 lakh and the annual premium is rupees 1,25,000. ठीक है, रुकते हैं एक मिनट। सम एश्योर्ड इज 4 लाख, 4 लाख का 10% क्योंकि ये पॉलिसी तो नया पॉलिसी है, 2012 के बाद का है, तो 10% इज 40,000, वेयर एज यू आर मेकिंग पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ रुपीज 1,25,000 पर एनम, तो इन दैट केस this is more than 10% of sum assured, and amount received is also more than rupees 1 lakh. Now here 194DA is applicable for TDS, है ना, and TDS will be 5% of income. तो let us calculate income. तो सबसे पहले बताइए, एक बार इधर देख लेते हैं। You have taken the policy on 1/4/2017. That means if you have taken a policy on 1/4/2017, you made the first payment on 1/4/2017, then second payment on 1/4/2018, then third payment on 1/4/2019. Had fourth payment been made, that would have been at 1/4/2020, है ना, 1/4/2020। बट आपका तो पैसा आपको 31/3/2020 को मिला है, इसका मतलब यू हैव पेड ओनली 3 annual premiums. So in that case, total annual premium paid is 3,75,000, whereas the policy value, policy amount you have received is rupees 4,50,000. So amount received 4,50,000. Now premium paid 1,25,000 into 3. This is 3,75,000. Now the income is 75,000 only, है ना। Therefore TDS under section 194DA will be
75,000 का 5%, तो टेक इट 75,000 का 5% इज 3,750। बात समझ में आया? तो हियर टीडीएस विल बी 5% ऑफ द इनकम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मिस्टर वाई, point number 2, Mr. Y, a resident, is due to receive 3.25 lakh on 31/3/2020 on LIC policy taken on 31/3/2012. Very good. So this is an old policy. That means you can pay you can pay premium to the extent of 20% of sum assured. Now, for which the sum assured is rupees 3 lakh. Now, first of all, 3 lakh ka 20% comes to 60,000. So you can make payment of premium up to rupees 60,000 per annum. So let us check. ठीक है, and the annual premium is rupees 35,000. Very good. Fair enough. ठीक है, since the amount of premium since the amount of premium is not exceeding 20% of sum assured, TDS, as the amount is not taxable, amount received on life insurance policy is not taxable. Therefore, there will not be any TDS. बात समझ रहे हैं? फिर से, since the amount received on policy the amount received is on policy is not taxable. Why? As the premium paid is less than 20% of sum assured. Therefore, there will not be any TDS. Simple. चल आगे बढ़ते हैं. Mr. X, a resident, is due to receive 95,000 on 1/8/2019 towards maturity proceeds of LIC policy taken on 1/8/2013, for which the sum assured is rupees 90,000 and the annual premium as 12,000. Now, first of all, यहाँ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना. अमाउंट रिसीव्ड इज लेस देन 1 लाख, छोड़ दीजिए, है ना. had that been 1 lakh or more than 1 lakh, है ना, तभी तो आता टीडीएस का प्रोविजन. नहीं आएगा टीडीएस का प्रोविजन since the amount received is not equal to or more than 1 lakh, there will not be any TDS. तो यहाँ पर कोई भी TDS आपका नहीं. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 7, हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े उसका एक एक एग्जाम्पल देख ले रहे हैं. क्लियर है? आइए. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स on payment made to Ricky Ponting, an Australian cricketer non-resident in India, by a newspaper for contribution of an article, है ना, ₹25,000. तो एक कंट्रीब्यूशन दिया आर्टिकल से, सॉरी नॉट एन आर्टिकल, वो बहुत सारा आर्टिकल्स दिया एक न्यूज़पेपर में. फॉर दैट ही रिसीव ₹25,000. ठीक है. रिकी पॉन्टिंग नॉन रेसिडेंट है, तो 194E इस पर एप्लीकेबल होगा. तो सेक्शन 194E बोलता है कि जो भी बिना थ्रेशोल्ड लिमिट का, ठीक है, तो अमाउंट paid to Ricky Ponting 25,000. Therefore, TDS कितना होगा आपको पता है. नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं तो उस पर HEC भी लगता है ना. नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करने का TDS पर HEC भी बनेगा और एक सैलरी का TDS का एवरेज नेट निकाल करके जो कंसिडर करते हैं उस पर भी HEC बनेगा. तो अमाउंट पेड टू रिकी पॉन्टिंग 25,000. तो TDS हम लोगों का होगा 20% और उसका 4% ऑफ, तो 20.8%. ठीक है. तो 25,000 का 20.8% होगा 5,200. तो इस पर हम लोग को 5,200 काटना है TDS, और वो भी कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 194E हम लोग को TDS करना है 5,200. ठीक है. अरे भाई 20%
का 4% सेस होगा ना, तो 20 का 4% क्या होगा, दैट इज 0.8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? Moon TV, a television channel, made payment of rupees 50 lakh to a production house for production of program for telecasting as per the specification given by the channel. ठीक है, हम लोग पढ़े थे क्या इससे रिलेटेड? एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे, फिर क्वेश्चन देखते हैं। लंबा चौड़ा है। सेक्शन 194C को पढ़ते हैं नीचे। ये तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में है। ठीक है, अगर कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब हम आपको कुछ काम करने के लिए बोलते हैं कि भाई मेरे लिए ये काम कर लो, ठीक है, और अगर हम आपको कोई मटेरियल नहीं बोलते, भाई मेरे लिए करो, मेरे जैसा ही करो। हम लोग रसगुल्ला का एग्जाम्पल लिए थे। अगर हम कोई मटेरियल नहीं उसको देते हैं तो वो मेरा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और उस पर कोई टीडीएस नहीं होगा। लेकिन अगर हम मटेरियल या कुछ न कुछ स्टफ्स या कुछ न कुछ और डिटेल्स ये सब प्रोवाइड करते हैं और बोलते हैं इस पे काम करके आप मेरे लिए दो, तो उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे और उसको टीडीएस होगा। जैसे समझ लीजिए कि हम बोलते हैं कि भाई मेरे घर में पेंटिंग कर दो, ठीक है, क्लियर, पेंट वेंट कर दो, तो ये तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना कि भाई पेंटिंग कर दो मेरे घर में, तो हाँ आप अपना लेबर लेंगे और मेरे घर में पेंटिंग करेंगे। इज दिस क्लियर? तो ये कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिकली और इसके ऊपर में टीडीएस होगा। लेकिन जब कोई प्रोडक्ट बनता नहीं तो सर्विस से रिलेटेड है, ये 100% टीडीएस में आएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें मटीरियल्स लगता है, दैट मीन्स यू आर परचेजिंग समथिंग, तो इफ देर इज एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इन दैट सप्लाई ऑफ गुड्स, if entire goods has been supplied by, I mean finished product has been supplied by purchasing goods at his own by the manufacturer, so in that case yeah trader, in that case there will not be any works contract and no TDS would be there. लेकिन अगर कोई काम करने के लिए इवन इफ हम आपसे कोई प्रोडक्ट मांगते हैं और आपको हम कुछ अपना मटेरियल या कुछ डिटेल्स या कुछ देते हैं, उस पर आप काम करके अगर हमको देते हैं, तो इन दैट केस दैट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर विल बी टीडीएस। इज दिस क्लियर? तो चलिए ये हम लोग पढ़ लिए फिर से। नाउ लेट अस डिस्कस द सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोग बात कर रहे थे 8। ठीक है, क्या आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए अगर हम बात करें, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए एक्चुअली एक सर्कुलर आया हुआ है ना, सर्कुलर आया हुआ है। शायद हम लोग उस सर्कुलर को डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन इस तरह का चीज के लिए, आई मीन टीवी चैनल के लिए एक सर्कुलर आया हुआ है और इस सर्कुलर में बहुत क्लियरली बोला है कि अगर कोई टीवी चैनल आप उसका जिस समझ लीजिए, अगर कोई टीवी चैनल कोई प्रोग्राम बनाने के लिए किसी को बोलता है और आप टीवी चैनल के हिसाब से प्रोग्राम बना करके देते हैं, अगर टीवी चैनल आपको कोई प्रोग्राम बनाने के लिए देता है और टीवी चैनल के हिसाब से अगर कोई प्रोग्राम आप बनाते हैं, तो इन दैट केस उस पर टीडीएस होगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और उस पर टीडीएस होगा। लेकिन अगर टीवी चैनल का स्पेसिफिकेशन नहीं, आप प्रोडक्ट बना करके अपने पास रखे हुए, अब टीवी चैनल आता है बोलता है कि भाई हमको इसको सिर्फ टेलीकास्ट करना है, ब्रॉडकास्ट करना है, उसका राइट दे दो, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे? अगर सिर्फ टेलीकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग राइट अगर आप देते हैं, तो आपने टीवी चैनल के हिसाब से कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, इसीलिए उसके ऊपर टीडीएस नहीं होगा। आप पहले से ही एक प्रोडक्ट बना करके रखे थे, तो आपने कोई भी टीवी चैनल के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है, तो देयर विल नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो वही सेकेंड वाला क्या बोलता है? एग्जामिन वेदर द प्रोविजन ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C to be attracted if payment was made by Moon TV for acquisition of telecasting right of the content already produced by the production house। मतलब एक प्रोडक्ट आप बना करके रखे हुए हैं, वो प्रोडक्शन हाउस आया और आकर के बोलता है हमको वो प्रोडक्ट दे दो, हम दिखाएंगे अपने टीवी में, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या लिया? प्रोडक्ट दिखाने का राइट लिया है, प्रोडक्ट उसके हिसाब से तो नहीं बना था, इसीलिए ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसको स्पेसिफिकली 2016 में एक सर्कुलर आया था, उसके हिसाब से टीडीएस से हटा दिया गया है, तो सेकेंड वाले केस में टीडीएस नहीं होगा।
जबकि फर्स्ट वाले केस में क्योंकि ये किसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया गया है, ये बनाया गया है टीवी चैनल के बोलने पर, इसीलिए इसके ऊपर में टीडीएस हम लोग का होगा। तो फर्स्ट वाले केस में टीडीएस होगा, है ना, फर्स्ट वाले केस में टीडीएस होगा, कॉन्ट्रैक्ट में ही टीडीएस होगा 194C में, ठीक है, लेकिन सेकंड वाले केस में टीडीएस नहीं, सेकंड वाले केस में टीडीएस नहीं। इज दिस क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कितने रेट से टीडीएस होगा? तो अगर हम बात करते हैं मून टीवी प्रोडक्शन हाउस को दे रहा है, यहाँ पर तो इंडिविजुअल ये सब बताया नहीं, बट इन जनरल तो बिजनेस हाउसेज ही होगा ये सब, तो हिसाब से टीडीएस हम लोग का 2% होना चाहिए, है ना, 2% टीडीएस यहाँ पर होना चाहिए। 50 लाख का 2% टीडीएस फर्स्ट वाले केस में, सेकंड वाले केस में टीडीएस नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग लास्ट क्लास तक यहीं तक पढ़े थे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लोग ई तक देखे थे ना, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोविजंस हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं डबल ई से, 194 डबल ई। क्या है ये? पेमेंट ऑफ डिपॉजिट अंडर एनएसएस। अगर नेशनल सेविंग स्कीम में कोई भी पैसा आप जमा कराए हैं, तो जिस दिन वो पैसा हम लोग को वापस मिलेगा उसके ऊपर 10% का हमारा टीडीएस होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड वो अमाउंट जो हो वो कितना हो, प्रोवाइडेड वो जो अमाउंट हो वो अमाउंट कितना हो, 2500, ठीक है, वो जो अमाउंट हो कितना हो हम लोगों का 2500 या उससे ज्यादा, ठीक है, प्रोवाइडेड जो हम लोग का अमाउंट हो दैट शुड एक्सीड ₹2500 इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है, ये एनएसएस इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ करके और कोई कर भी नहीं सकता है नेशनल सेविंग स्कीम में पैसा, तो इसीलिए और किसी पर आता भी नहीं। तो आपने एनएसएस में डिपॉजिट कराया, जब आपको वापस मिलेगा पैसा तो उस पर 10% का टीडीएस होगा, ठीक है, सिंपल। आई, लॉटरी टिकट कोई बेच रहा है, 194G, सेक्शन 194G का भी बात कर रहे हैं। अगर कोई लॉटरी टिकट बेच रहा है तो लॉटरी टिकट बेचने के ऊपर टीडीएस नहीं है भाई, किसी के बिहाफ में लॉटरी टिकट बेच रहा होगा ना, तो जो लॉटरी टिकट्स बिक रहा है, जिसके भी बिहाफ में लॉटरी टिकट्स बिक रहा है, लॉटरी टिकट्स जिसके भी बिहाफ में बिक रहा है ना, मान लीजिए गवर्नमेंट के बिहाफ में सिक्किम गवर्नमेंट लॉटरी टिकट निकाला है, उसको कोई एजेंट बेच रहा है, तो वो एजेंट को कमीशन देगा सिक्किम गवर्नमेंट, तो सिक्किम गवर्नमेंट इज अ पेयर, वो कमीशन देगा लॉटरी टिकट जो बेच रहा है उस एजेंट को। तो अगर वो एजेंट का 15,000 रुपया से ज्यादा का एक साल में लॉटरी टिकट का कमीशन हो जाता है, तो इन दैट केस उसके ऊपर में 5% का टीडीएस आएगा, है ना। तो इफ द अमाउंट ऑफ कमीशन, जैसे मान लीजिए कि कमीशन है आपका 20%, मान लीजिए हम ऐसे ही ले रहे हैं 20% का कमीशन, और हम लॉटरी टिकट बेच देते हैं 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख का 20%, 2 लाख रुपए का कमीशन मेरे को मिलेगा, ऑन दैट 5% टीडीएस विल बी मेड। तो 5% टीडीएस, तो 2 लाख का 5% इज 10,000, है ना, क्योंकि मेरे को 15,000 रुपया से ज्यादा का कमीशन मिला है, इसीलिए उसके ऊपर टीडीएस होगा 5%, ठीक है। कब करना टीडीएस? जस्ट क्रेडिट हो या पेमेंट हो, विच एवर इज, है ना। और एनएसएस में पेमेंट, आप बोलेंगे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, किस में पेमेंट पर करना है, किस में क्या करना है, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, मत हो ये कंफ्यूज, लास्ट में हम लोग कंक्लूजन निकाल लेंगे, बहुत परेशानी का चीज नहीं है, ठीक है। लास्ट में हम लोग दोनों कंक्लूजन निकाल लेंगे कि इंडिविजुअल और एचयूएफ है, ठीक है, वो 44 AB का टर्नओवर में कब फंसता है, और कब हम लोग का क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर लगता है, कभी पेमेंट लगता है कभी ये लगता है, ठीक है। तो कब होगा वो लास्ट में कंक्लूजन करेंगे, एक बार अभी हम लोग पढ़ते हैं, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 194H, कमीशन एंड ब्रोकरेज। अगर कोई भी एक आदमी दूसरे आदमी को कमीशन और ब्रोकरेज देता है साल भर में 15,000 रुपया से ज्यादा का, तो इन दैट केस वो टैक्स काटेगा, कितना परसेंट? 5%, कमीशन और ब्रोकरेज पर 5% का टीडीएस।
कमीशन और ब्रोकरेज पर टीडीएस रेट इज 5%। क्लियर है? तो 5% का टीडीएस करना है कमीशन एंड ब्रोकरेज पर। ठीक है, हम लोग तो रेसिडेंट का ही पेमेंट देख रहे हैं, एक ही नॉन रेसिडेंट है, ऐसे नॉन रेसिडेंट को जो पेमेंट करते हैं सबके ऊपर में हम लोगों का टीडीएस होता है। तो अगर कमीशन और ब्रोकरेज हम लोग पेमेंट कर रहे हैं किसी भी आदमी को, एनी रेसिडेंट को, तो हम लोग 5% का टीडीएस करेंगे। कब? या तो क्रेडिट या पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, बट अगर कौन पेमेंट कर रहा है, कोई भी पेमेंट करे एक्सेप्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ। हाँ, इंडिविजुअल और एचयूएफ का पेमेंट तब कंसिडर होगा जब वो टैक्स ऑडिट का जो दिया हुआ टर्नओवर है उस टर्नओवर को एक्सीड करते हैं, तो इंडिविजुअल और एचयूएफ भी काटेंगे, अदरवाइज इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस नहीं काटेंगे। ठीक है, उसके लिए लायबल नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बहुत हद तक ये सब में दो तीन चीज याद रखना है। पहला क्या, किस चीज पर कितने अमाउंट के ऊपर टैक्स काटना है ना? इन जनरल तो रेसिडेंट पर ही है ना? और टैक्स का रेट कितना है, क्लियर है? बाद में कौन काटेगा, सब काटेगा। कहीं कहीं पर इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका टैक्स ऑडिट वाला चक्कर है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे कब काटेगा, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इन जनरल यही प्रोविजन है। ठीक है, तो अपने को दो तीन चीज याद रखना है, किस चीज पर कितना अमाउंट के ऊपर, है ना, क्या रेट से कटना है। गॉट इट? यही मेनली है जो हम लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 194I, 194I हमने तो सर्कल कर ही लिया, रेंट है। अगर हम किसी को भी रेंट दे रहे हैं, हम कौन, कोई भी आदमी जो बिजनेस कर रहा है वो किसी को रेंट दे रहा है, अगेन रिपीटिंग, बिजनेस कर रहा है वो किसी को रेंट दे रहा है, तो वो क्या करेगा, टीडीएस करेगा। हाँ, एनजीओ ये सब भी टीडीएस करेंगे। ठीक है, तो टीडीएस करेगा। इंडिविजुअल और एचएफ का टर्नओवर अगर स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा होगा तो वो भी टीडीएस करेंगे। लेकिन कब करेंगे, अगर साल भर में, ये अमेंडमेंट है, ओके, पहले 1,80,000 रुपया था, अब ये हो गया 2,40,000 रुपया, तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, खैर हम लोग को तो पढ़ना सभी है, क्यों बिना मतलब सिर्फ इसके पीछे भागे, अमेंडमेंट के पीछे भागे। ठीक है, बट ध्यान रखिए पहले ये 1,80,000 था, अब ये 2,40,000 है। तो अगर आप 2,40,000 रुपया से ज्यादा का रेंट देते हैं किसी को भी, तो आप उसमें से टैक्स काटेंगे, मतलब महीना का 20,000 रुपया से ज्यादा। अगर 20,000 तक भी है तो नहीं, 20,000 रुपया से ज्यादा अगर आप रेंट देते हैं तो इन दैट केस आप टीडीएस करेंगे। क्लियर है? कितना परसेंट? अगर ये प्लांट एंड मशीनरी यानी इक्विपमेंट पर है तो 2%, और अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्चर्स पर है तो कितना, 10%। लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, लैंड अपॉर्चुनेंट टू अ बिल्डिंग, ठीक है, या तो सिर्फ लैंड को लेट आउट किए या फिर सिर्फ बिल्डिंग को लेट आउट किए, या लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को लेट आउट किए, और या फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स लेट आउट किए, तो इन दैट केस आपको टीडीएस 10% करना है। अगर आप साल भर में 2,40,000 रुपया से ज्यादा, मतलब एग्जैक्टली 240 होगा तो टीडीएस नहीं, 2,40,000 से ज्यादा का टीडीएस करते हैं तो 10 रेंट का पेमेंट करते हैं तो 10%, अदरवाइज आप करेंगे 2% प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के ऊपर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी ध्यान से, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है सेक्शन 194I, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टीज अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। आप जमीन बेच रहे हैं, है ना, मकान बेच रहे हैं, ठीक है, तो जमीन मकान अगर बेच रहे हैं तो इन दैट केस जमीन मकान बेच रहे हैं, मतलब सिंपल सा चीज है, मान लीजिए आप एक जमीन खरीदे, है ना, या मकान खरीदे, मान लीजिए एक बिल्डिंग खरीदे, आप मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल है, आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, आप एक बिल्डिंग गए जाकर के खरीदे और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया,
तो उस कॉन्ट्रैक्टर को अगर पेमेंट कर रहे हैं तो बिल्डिंग के लिए पेमेंट कर रहे हैं या फ्लैट के लिए पेमेंट कर रहे हैं ना, तो अगर वो अमाउंट 50 लाख या उससे ज्यादा का होगा, अगर आप मकान खरीदते हैं उसका वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा का होगा, तो आप जो भी पेमेंट करेंगे उस पर आप 1% का टीडीएस करेंगे। मतलब आप कौन है? आप आम आदमी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप कौन है? आप आम आदमी है, ठीक है। आप आम आदमी हैं और आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट केस आप पेमेंट कर रहे हैं किस लिए? आपने कोई मकान खरीदा है, तो इन दैट केस आप जिसको भी पैसा पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो मकान का दाम, ये एक साल में थोड़ी हो सकता है पेमेंट, हो सकता है 3-4 बार में आप पेमेंट किए, लेकिन बोलता है कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर है, मतलब मकान का दाम अगर 50 लाख या उससे ज्यादा का हुआ तो आपको हर बार 1% का टीडीएस करना है। ऐसा नहीं एक साल में आप पेमेंट किए, मकान का दाम अगर इतना होगा तो जितना जितना जब जब पेमेंट करेंगे तब तब आपको टीडीएस करना है 1% के हिसाब से। अब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बता देता है कि भाई हम जो मकान बनाए, जब पहला तल्ला, जब हम उसका फाउंडेशन स्टोन डालेंगे, है ना, मतलब जब पूजा करेंगे, तो उस समय हम आपसे कुछ पैसे लेंगे, कुछ पैसे फर्स्ट फ्लोर पर लेंगे, कुछ पैसे सेकंड फ्लोर का होने पर लेंगे, कुछ थर्ड फ्लोर पर, ऐसे करके हम पैसे लेंगे। तो वो तो पहले ही बता देता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोलता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, मतलब जब ड्यू डेट आ गया तब, या पेमेंट विच इज अर्ली, ठीक है। तो सेक्शन 194 आईए जो है वो बोलता है कि अगर आपने कोई मकान खरीदा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, आपने अक्वायर किया है अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, है ना, एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ करके, इसके अलावा और कोई मकान खरीदा है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा है, उसका दाम अगर 50 लाख या उससे ज्यादा का होगा, तो आप पेयर को क्या करेंगे, 1% टीडीएस काट करके पेमेंट करेंगे और जमा कर दीजिए। क्लियर है? इसमें आपको टैन लेने का भी जरूरत नहीं है। टैन, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर इज नॉट टू बी टेक। ये आप अपने घर में रहने के लिए ले रहे हैं, ये पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, तो आपको टैन लेने का जरूरत ही नहीं है कि भाई इसके लिए लेना है टैन। हम लोग पढ़ चुके हैं टैन ये सब क्या होता है, वो अलग से उस चैप्टर में, टीडीएस से रिलेटेड चैप्टर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, है ना, किसको टैन लेना होता है एंड ऑल। बाकी और सबको टैन लेना है, एक दो जन को टैन नहीं लेना है एक दो सेक्शन में, बाकी सबके सब सेक्शन में टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, दिस इज टैन, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, ये अपने को लेना रहेगा, ठीक है। बट इस केस में ये जरूरत नहीं है। तो आप कोई लैंड और बिल्डिंग खरीदते हैं जिसका वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा का होगा, आप अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है 1% का टीडीएस करना है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर कोई कंपलसरी एक्विजिशन होता है तो वो सेक्शन 194 एलए में कवर्ड है ना, जो हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। तो कंपलसरी एक्विजिशन को छोड़ करके, यहाँ हो सकता है ना गवर्नमेंट या फिर कोई एजेंसी गवर्नमेंट का क्या करे, आपका लैंड या बिल्डिंग ले ले और आपको पैसा दे, तो इन दैट केस वो गवर्नमेंट करेगा कंपलसरी एक्विजिशन में टीडीएस करेगा, बट वो पढ़ना है हम लोग को 194 एलए में, इसलिए यहाँ पर बोल दिया अदर देन कंपलसरी एक्विजिशन। क्लियर है? तो हम लोग का, तो आप अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए कोई मकान जमीन खरीदते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपको टीडीएस करना है। तो चलिए पहले एलए देखते हैं, ठीक है, हम लोग एलए ही देखते हैं सो दैट कि इससे वो तुरंत कंपेयर भी हो जाए और हम लोग कंफ्यूज ना हो। आइए एलए देखते हैं क्या है एलए में। एलए बोलता है, देखिए सिंपली एलए बोलता है कंपलसरी एक्विजिशन, ठीक है। तो अगर आपका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, यहाँ पर भी अदर देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट एंड देयरफॉर देयर विल नॉट बी एनी कैपिटल गेन, तो फिर जब गेन ही नहीं होगा, टैक्स नहीं लगेगा, तो टीडीएस करने का क्या जरूरत है। इसलिए दोनों में आईए और एलए में दोनों में उसको छोड़ दिया गया, ठीक है। तो उस केस में अगर कंपलसरी एक्विजिशन होता है आपके मकान का या जमीन का, है ना,
और उसके बदले में आपको कंपनसेशन देता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट 10% का टीडीएस करेगा, ठीक है। और यहाँ सम भी ध्यान रखिएगा, 2.5 लाख रुपया है, ठीक है। द अमाउंट इज 2,50,000 एंड देयर इट वाज 50 लाख, है ना, अभी जो पढ़े थे। तो उस केस में वहां पर 50 लाख है, और इधर इट इज a very big amount, that is क्या, सॉरी, इधर इट इज a small amount, that is 2,50,000, ठीक है। तो आईए और एलए में क्या फर्क है पता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला है आईए, क्या चीज के ऊपर बोल रहा था, वो बोल रहा था अगर कोई भी आम आदमी, कोई भी आदमी क्या करता है, कोई जमीन खरीदता है, मकान खरीदता है और उसका वैल्यू 50 लाख रुपया से ज्यादा का होता है, तो वो टैक्स काट करके उसको पेमेंट करेगा, क्लियर है। और दूसरा है एलए, अगर कंपलसरी एक्विजिशन में आपका जमीन और मकान जाता है तो गवर्नमेंट आपका 10% का टीडीएस करके आपको पेमेंट करेगी, ठीक है। तो जहां तक बात है इसका, उसका अमाउंट था 50 लाख, है ना, और इसका अमाउंट कितना है, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट है आपका 2,50,000, क्लियर है। अभी जहां तक बात है, ये एट द टाइम ऑफ पेमेंट है इसका टीडीएस, और उसका टीडीएस क्या था, आईसी का टीडीएस एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये दो तीन चीज ध्यान रखिएगा, रेट तो दोनों में सेम है, अमाउंट का फर्क है, केस का फर्क है, अमाउंट का फर्क है, और आपका इंसिडेंस का फर्क है। यहाँ पर है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और वहां पर है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। हाँ, हो गया, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, लेट अस मूव फॉर, आइए तो देखें, अब आईबी देखते हैं। आईबी क्या बोल रहा है, आईबी बोल रहा है भाई आप अगर रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये बड़ा अलग सा सेक्शन है। अगर आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं और आप कौन है, इंडिविजुअल या एचयूएफ, और जिस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, अरे बाबा अगर आप पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा, ठीक है, अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा, तो फिर आप पर जो प्रोविजन है वो डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, आपका 2,40,000 रुपया से अगर एक्सीड करेगा तो फिर आपको टीडीएस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, देखिए कोई भी आदमी हो, कोई भी आदमी रेंट का पेमेंट करेगा ना, जैसे कोई कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, एओपी बीओआई हो, इवन इफ कोई ट्रस्ट ये सब भी हो, तो उसको 2,40,000 रुपया से ज्यादा का रेंट अगर देना है तो फिर उसके लिए टीडीएस का रिक्वायरमेंट बनता है ना, कि अगर रेंट का अमाउंट कितना से एक्सीड कर जाए, 2,40,000 रुपया से एक्सीड कर जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर में टीडीएस बनता है, क्लियर है। लेकिन और वो भी 194 आई में, लेकिन ये यहाँ पर 194 आई भी एक एक्सेप्शनल सेक्शन है, वो बोलता है जिस, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के बारे में बात करता है, बोलता है वहां तो उसको देना नहीं है, वो भी कौन, जिसका 44 एडी में टर्नओवर अदर देन है, अदर देन मतलब एक्सीड नहीं करता है, इसका मतलब जिसके ऊपर 2,40,000 वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब या तो आप छोटे बिजनेसमैन हैं, या फिर आप छोटे प्रोफेशनल हैं, या फिर आप अपने घर में रहने के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने रहने के लिए किसी को रेंट दे रहे हैं, इवन इफ ये पर्सनल नेचर का होगा तो भी आपको इस पर टीडीएस करना पड़ेगा। तो 194 आईबी जो है वो टीडीएस के लिए बोलता है कि अगर आप 50,000 रुपया, बहुत ध्यान से, पर मंथ का रेंट देख रहे हैं अमाउंट, 50,000 मतलब साल का रेंट कितना, 6 लाख, बहुत गलत है, इस तरीके से नहीं देखना है, साल का रेंट नहीं बाबा, एक महीना का भी रेंट अगर 50,000 एक रुपया या दें या उससे ज्यादा दें तो फिर आपको उस पर टीडीएस करना है, मतलब आप रईस आदमी है, आपका कमाई वमाई है नहीं, है ना, टैक्स ऑडिट करने जितना भी आपका सेल्स टर्नओवर नहीं है, फिर भी आप 50,000 रुपया से ज्यादा का रेंट दे रहे हैं, सोचने का बात है। तो देर इज सम गड़बड़ी, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है,
इस गड़बड़ को पकड़ने के लिए क्या बोला कि इफ यू आर मेकिंग पेमेंट ऑफ रेंट ओवर ₹50,000 इन अ मंथ, इन दैट केस यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ रेंट पेड, है ना। इज दिस क्लियर? कब करना है? बोलता है साल के अंत में। कब करना है? लास्ट मंथ में, मतलब पूरा मान लीजिए हर महीना 50,000 करके हम पेमेंट कर रहे हैं, 11 महीना का पेमेंट कर दी, कितना? 5,50,000। हम 11 महीना का 5,50,000 पेमेंट कर दिए, 1 रुपया भी टीडीएस नहीं करना है। अब जब मार्च महीने का हम पेमेंट करने जाएंगे तो मार्च महीने का 50,000 रुपया पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो टीडीएस फिर यहाँ कितना करना है? फिर टीडीएस करना है 6 लाख पर 5%, मतलब 30,000। हम अरे 5 लाख क्यों कर दिया रे बाबा, इसको डिलीट कैसे? तो 5 लाख रुपए के ऊपर में सॉरी 50,000 जो आपका मार्च महीने का जो है आपका, make it 50,000। तो ना ऑन 50,000 हम लोग को अब टीडीएस करना है 30,000। फ्रॉम 50,000 सॉरी, फ्रॉम 50,000 वी नीड टू डिडक्ट टैक्स ऑफ ₹30,000, है ना। एंड नेट पेमेंट हम लोग कितने का कर देंगे? 20,000। बात समझ रहे हैं? तो जो हम लोगों का टीडीएस है लास्ट मंथ में करना है, देखिए इधर पढ़ते, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर, है ना। जब लास्ट मंथ का करेंगे तब हम लोग को इसका टैक्स डिडक्ट करके दे देना। इज दिस क्लियर? कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या है कि लास्ट महीना तक रहते ही नहीं, बीच में प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, है ना। मान लीजिए दिसंबर में ही हमने प्रॉपर्टी छोड़ दिया, तो दिसंबर में प्रॉपर्टी छोड़ दिया तो दिसंबर में फिर काटना होगा, ठीक है। तब तो फिर क्या होगा कि दिसंबर महीना का रेंट होगा 50,000, हमने प्रॉपर्टी कब छोड़ा? दिसंबर में, ठीक है। तो 9 महीना तक का रेंट हो जाएगा कितना? 50,000 इंटू 9, 4,50,000। तो लेट अस मेक कैलकुलेशन, 22,500 होगा वो, लेकिन फिर भी करते हैं ना, आप लोग को दिखाते हैं, हम भी कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो 4,50,000 का 5% इज 22,500, ठीक है। you are making payment of 50,000 in the last month because you have left the property, ठीक है। तो फिर आप जिस महीना प्रॉपर्टी छोड़ करके जाएंगे उस महीना कर दीजिए टीडीएस, और आप उसको 27,500 रुपया दीजिए और सरकार को 22,500 दे दीजिए। तो हियर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स ईच एंड एवरी मंथ, रादर हियर यू आर रिक्वायर्ड टू टैक्स इन द लास्ट मंथ। क्लियर है? यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इन द लास्ट मंथ। गॉट इट? ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शनल प्रोविजन है, डाल दिया। अभी यहाँ पर एक और ध्यान देंगे, ये 5% है ना, ये 5% है, ये 5% का ही टीडीएस हम करेंगे। हम किसको पेमेंट दे रहे हैं? लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड का टैक्स काटेंगे, मान लीजिए इन दिस केस 30,000 रुपीज टैक्स काट करके सरकार को देने जाएंगे, तो वी नीड टू टेल गवर्नमेंट दिस इज नॉट आवर टैक्स, रादर वी हैव डिडक्टेड इट फ्रॉम the amount of rent which on which landlord is liable to pay tax। अग्री? अब फिर से बोलते हैं कि भाई हमारा ये टैक्स नहीं है। मान लीजिए हम किराएदार हैं, आप मकान मालिक हैं, ठीक है। तो आप मकान मालिक हैं, आप टैक्स देंगे ना। तो जब हम आपका 5% टैक्स काट करके सरकार को देने जाएंगे 30,000 रुपया, सॉरी, आई हैव डन अ मिस्टेक, यू नो दिस, यस आई हैव डन अ मिस्टेक, here there will not be any TDS, I have done a mistake, sorry। Why? Because it is more than 50,000, बताए भी और खुद गलती कर गए, ठीक है। ये 50,000 से ज्यादा होगा तब ना, नॉट इवन इन दिस केस एंड नॉट इवन इन दिस केस। अच्छा है, चलो गलती किया हमने, सॉरी, ठीक है। दोनों के दोनों केस में देयर विल नॉट बी एनी TDS। हाँ, अभी अगर मान लीजिए कि ये 51,000 रुपया होता, तो लेट अस सॉल्व इट, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 51,000 रुपया होता, ठीक है, तो लास्ट मंथ का रेंट कितना होता? 51,000, ठीक है। फिर टीडीएस क्या करेंगे? 51,000 इंटू 12, नाउ 6,12,000,
6,12,000 पर 5% का टीडीएस करेंगे। चलिए भैया रेक्टिफाई कर लिया, अच्छा हुआ। का 5% प्रोविजन इज ओके बट अमाउंट इज अ बिट इनकरेक्ट, तो तब यहाँ पर टीडीएस होगा। क्लियर है? तब यहाँ पर टीडीएस होगा और नेट पेमेंट हम करेंगे 20,400, सॉरी ठीक है। तो 50,000 रुपया से ज्यादा होगा रेंट ऑफ मार्च 2020, ठीक है। तो फिर टीडीएस हम लोग यहाँ पर करेंगे। और वही अगर हम लोगों का उस वाले केस में होता 9 मंथ्स का होता तो भी 51,000 होता, तो फिर यहाँ दिसंबर में करते तो 51,000 इंटू 9, दिस इज 4,59,000। 4,59,000 का 5% 22,950। हमने तो अपनी गलती सुधार ली भाई, ठीक है। तो 51,000 में से माइनस कर दीजिए तो 28,050 रुपीज का आप नेट पेमेंट कर दीजिए दिसंबर। बात समझ में आया? चलिए, तो गड़बड़ी था, हमने सुधार दिया। 50,000 तक में टीडीएस नहीं है, उधर 2,40,000 तक में भी टीडीएस नहीं है ना? तो उससे ऊपर होगा तो टीडीएस होगा। चलिए, अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग? जैसे समझ लीजिए जब आप टीडीएस करते हैं तो टीडीएस किसका है? टीडीएस जो है ये टैक्स ऑफ द डिडक्टी है। मतलब अगर समझ लीजिए कि हमने आपको रेंट देना है तो इन दैट केस इट इज योर इनकम और आपका ना इनकम टैक्स होगा। तो हम आपको जो रेंट दे रहे हैं उसमें से टैक्स काट करके अगर गवर्नमेंट को जमा करा दे रहे हैं तो इन दैट केस गवर्नमेंट को जमा कराते समय आई विल इन्फॉर्म गवर्नमेंट दिस इज अ टीडीएस, इट इज नॉट माई टैक्स, रादर दिस टैक्स बिलोंग्स टू समवन एल्स, है ना? तो आप उसको क्रेडिट दे दीजिएगा और उसका परमानेंट अकाउंट नंबर ये है। तो डिडक्ट टैक्स किसका है? टैक्स ऑफ द डिडक्टी है। तो डिडक्टर जो होगा वो जो जमा कराएगा, ठीक है, टू टू डिपॉजिट टीडीएस, है ना, इन द डिडक्टीज अकाउंट, है ना, ठीक है, अंडर द डिडक्टीज पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो ये जो टीडीएस जमा होगा ये डिडक्टी के परमानेंट अकाउंट नंबर के अंदर जमा होगा। भाई हम अगर लैंडलॉर्ड का टैक्स जमा करा रहे हैं काट करके तो हम बोलेंगे ना दिस इज नॉट माय टैक्स, दिस इज टैक्स ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो यू आर रिक्वायर्ड टू गेट द गिव द क्रेडिट टू द लैंडलॉर्ड अंडर हिज अकाउंट नंबर, है ना? तो ये उससे किससे लेना होगा? डिडक्टर डिडक्टी से परमानेंट अकाउंट नंबर ले लेगा, ठीक है। क्या बोलेगा डिडक्टर? मतलब अगर टीनेंट का बात करें, ये डिडक्टर है, वो लैंडलॉर्ड को बोलेगा सर जी, ये सब केस में है, हम तो एग्जाम्पल में इसको समझा रहे हैं, ठीक है, ये सब केस में वो बोलेगा सर जी, टीनेंट बोलेगा किसको? लैंडलॉर्ड को, सर जी देखिए हम आपको पूरा पैसा नहीं देंगे, आपका टैक्स काट करके जमा कराएंगे, ठीक है, जिसका बेनिफिट आपको अपने रिटर्न्स में मिल जाएगा। तो आप हमको प्लीज अपना पैन दीजिए, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर दे दीजिए। लैंडलॉर्ड किसको देगा? टीनेंट को। टीनेंट जब डिपॉजिट कराएगा टीडीएस, ठीक है, तो उस केस में वो गवर्नमेंट को बोलेगा दिस शुड बी क्रेडिटेड अंडर द पैन ऑफ डिडक्टी, है ना? तो ये बोल देगा कि सर उसको क्रेडिट दे दीजिए, ठीक है। तो ये किसका टैक्स है? लैंडलॉर्ड का टैक्स पे कर दिया टीनेंट, किराएदार, और पे करके अब लैंडलॉर्ड को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। यही है ना प्रोविजन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मांगेगा ना लैंडलॉर्ड से पैन टीनेंट? अगर लैंडलॉर्ड पैन दे देता है, अगर लैंडलॉर्ड पैन दे देता है, पैन गिवन टू द डिडक्टर, अगर लैंडलॉर्ड पैन डिडक्टर को मतलब टीनेंट को दे देता है
in that case rate of TDS will be 5%. But अगर लैंडलॉर्ड पैन नहीं देता है, ये हम लोग लास्ट में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ भी एक बार पढ़ लेते क्योंकि यहाँ इसका रेलेवेंस है। ये लैंडलॉर्ड अगर नहीं देता है पैन तो इन दैट केस टैक्स 20% काटेंगे। कितना? 20%। समझ रहे हैं? तो लैंडलॉर्ड डरेगा, अरे बाबा 20% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लो 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 हम अपना पैन दे देते हैं। तो लैंडलॉर्ड डर के पैन दे देगा, ठीक है? नहीं तो टैक्स ज्यादा कट जाएगा तो लैंडलॉर्ड को नुकसान, मतलब एक तरीके से उसका पैसा फंसेगा ना, इसीलिए प्रोविजन ही बना दिया। इफ पैन हैज बीन गिवन बाय द डिडक्टी टू द डिडक्टर, इन दैट केस रेट विल बी द नॉर्मल रेट, अदरवाइज इट मे बी, इट शुड बी 20%। पढ़ेंगे लास्ट में इसके बारे में एग्जॉस्टिवली, ठीक है? अब इसको हम लोग अभी क्यों पढ़ रहे हैं, उसका कारण है। मान लीजिए कि रेंट इज ऑफ ₹51,000 पर मंथ, ठीक है? तो पूरे साल भर का कितना हो जाएगा, ठीक है? दैट मीन्स पूरे साल भर का 6,12,000 हो जाएगा। तो अगर टीडीएस मेरे को करना है, ठीक है, पैन गिवन, एंड एक हो सकता है पैन नॉट गिवन। अगर पैन दे दिया तो 6,12,000 का पैन अगर दे दिया, कौन? टीनेंट, लैंडलॉर्ड टीनेंट को, तो सिर्फ 5% करेंगे, 30,000 ये होगा एट द रेट ऑफ 5%, 30,600। लेकिन अगर पैन नहीं देता है तो दैट वुड बी 20% ऑफ 6,12,000। तो 6,12,000 का 20% कम्स टू 1,22,400। बात समझ रहे हैं? तो अगर पैन दे दिया तो कितना? सिर्फ 30,600। लेकिन अगर पैन नहीं दिया तो कितना हो जाएगा? 1,22,400, बिकॉज इट इज एट द रेट ऑफ 20%, है ना, ऑफ द टोटल रेंट, ऑल्दो यू विल डिडक्ट इन द लास्ट मंथ, ठीक है? तो पैन गिवन, नॉट गिवन, ठीक है? लास्ट मंथ मार्च का रेंट 50,000, फिर गड़बड़, 51,000, 50 में तो टीडीएस ही नहीं है, 51,000। क्लियर है? तो मार्च का रेंट इतना हुआ। अब टीडीएस करना है। अब टीडीएस करेंगे तो यहाँ तो अगर आपको पैन दे दिया तो आराम से 30,600 डिडक्ट कर दीजिए, 20,400 नेट आप उसको दे दीजिए रेंट। लेकिन अगर वो आपको पैन नहीं दिया है तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट 1,22,400 आउट ऑफ 51,000। इज दिस पॉसिबल? दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो हाउ शुड वी मूव फर्दर? तो देयर इज अ क्लैरिफिकेशन इन दिस, और साथ ही साथ प्रोविजन भी अब हो गया है क्या, कि अगर आप लास्ट मंथ में डिडक्ट कर रहे हैं, चेक हियर, ठीक है, or the last month of tenancy if the property is vacated during the year, as the case may be, to the account of the payee or the last time of payment whichever is earlier। तो हमने तो लास्ट वाले में डिडक्ट करके जमा करना है, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, वी डू नॉट हैव दैट मच अमाउंट टू डिडक्ट। तो यहाँ क्या बोला गया, यहाँ बोला है तब फिर आपका जो मैक्सिमम टीडीएस होगा वो लास्ट मंथ के रेंट के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम कितना टैक्स काट करके जमा कराएंगे? 51,000। इज दिस क्लियर? अगर आपका टीडीएस ज्यादा हो जाता है तो भी आप सिर्फ जितना लास्ट मंथ का रेंट है उतना ही जमा कराएंगे। आप कर ही नहीं पाएंगे ना, नहीं तो काट करके क्या अपने पॉकेट से थोड़ी जमा करा पाएंगे। इसलिए बोलता है आपको लास्ट मंथ के बराबर का ही रेंट जमा कराना है। ऐसा प्रोविजन क्यों आ गया? क्योंकि अगर पैन नहीं दिया तो, अगर पैन दे देता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक दिस इज क्लियर। गॉट इट? तो इस प्रोविजन के चलते ये आया। तो एक था हम लोग का रेंट के ऊपर 194I, वो क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि अगर आपका 2,40,000 रुपया से ज्यादा का रेंट होता है
तो आपको टीडीएस करना है ना। और ये क्या बोल रहा है कि भाई और उधर इंडिविजुअल और एचयूएफ को तभी टीडीएस करना होता था जब वो टैक्स ऑडिट में फंसते थे, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर टैक्स ऑडिट नहीं करवा रहे, मतलब टैक्स ऑडिट का प्रोविजंस को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस उनको क्या करना पड़ेगा, उनको टीडीएस करना पड़ेगा तब जब वो रेंट का अमाउंट कितना पे कर रहे हैं, 50,000 रुपीज से ज्यादा पे कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आईसी में। आईसी क्या है इसको समझने का कोशिश करते हैं। पहले मेरा चार्जर किधर गया बाबा। तो चलिए आप एक बार देखिए आईसी क्या है। आईसी है एक्चुअली हम लोगों का 154 आईसी है एक्चुअली कंपलसरी एक्विजिशन से रिलेटेड। आप सॉरी कंपलसरी एक्विजिशन बोल रहे हैं, सेक्शन 45 5A से रिलेटेड। याद है आपको सेक्शन 45 5A क्या था? सेक्शन 45 5A क्या था आपको याद है? हाँ, ये हम लोग कैपिटल गेन हेड में देखे थे सेक्शन 45 5A। चलिए हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं व्हाट इज सेक्शन 45 5A। सेक्शन 45 5A एक्चुअली में सेक्शन 45 5A एक्चुअली में आपको बता रहा था कि अगर आप अपना कोई लैंड या बिल्डिंग किसी डेवलपर को देते हैं, आप अगर अपना कोई लैंड या बिल्डिंग किसी डेवलपर को देते हैं, पता नहीं लगता भाई मेरा चार्जर चोरी हो गया, खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग एक बार जल्दी से इसको समझते हैं। अगर आप अपना कोई लैंड या बिल्डिंग किसी डेवलपर को देते हैं डेवलप करने के लिए, तो इन दैट केस वो डेवलपर लैंड और बिल्डिंग डेवलप करेगा आपका, तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ फ्लैट्स दे देगा। तो फ्लैट्स दे देगा तो ये तो अदर देन कैश कंसिडरेशन है, लेकिन हो सकता है वो फ्लैट के साथ साथ कुछ कैश भी दे। तो अगर फ्लैट भी देगा, लैंड एंड बिल्डिंग आपसे ले लिया और आपको फ्लैट्स देगा, तो फ्लैट के वैल्यू पर टीडीएस नहीं करेगा। लेकिन अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा आपको कैश भी देगा, आप एक बार वो 45 5A जरूर पढ़िएगा, ठीक है, पीछे जा करके। तो लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा अगर वो आपको कैश भी देगा, तो जितना रुपया कैश देता है उतना रुपया पर आपको क्या होगा, 10 मतलब वो 10% टीडीएस करेगा। वो करेगा, आई मीन डेवलपर करेगा। जैसे मेरे पास जमीन है, ठीक है, हम अपना जमीन आपको दे दिए कि इसके ऊपर मकान बनाओ, मकान बना करके आपका हो गया 60%, मेरा हो गया 40%। मेरा 40% के बदले हमको आप 4 फ्लैट दे देना। आप टोटल 10 फ्लैट बना रहे हैं, 4 फ्लैट हमको दे देना और 6 फ्लैट आप रख लेना। तो ये 4 फ्लैट का मान लीजिए वैल्यू है आपका 5 करोड़ रुपया। 4 फ्लैट का वैल्यू है 5 करोड़ रुपया। इसके अलावा आप हमको और 20 लाख रुपया देते हैं। तो हम आपको बिल्डिंग बनाने के लिए दिए, आप हमको 20 लाख रुपया दिए और प्लस बोलते हैं कि जो बिल्डिंग बनेगा उस बिल्डिंग में से 4 फ्लैट दे देंगे। ठीक है, तो जो 4 फ्लैट आपको मिलेगा उसके ऊपर वो टीडीएस नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन जो कैश आपको देगा उसके ऊपर 10% का टीडीएस करेगा, सिर्फ कैश कंसिडरेशन पर, इन काइंड पर नहीं। बोला ना, नॉट बीइंग व्हाट, कंसिडरेशन इन काइंड। ठीक है, तो कंसिडरेशन इन काइंड पर नहीं, किस पर, जो कैश देगा उसके ऊपर आपको अब वो 10% का टीडीएस करेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, और कब करेगा, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज। ठीक है, तो आपका लैंड और बिल्डिंग ले लेता है और उस पर कन्वर्जन करता है, और कन्वर्जन में वो आपका आपको कुछ कैश देता है और प्लस लैंड एंड प्लस प्रॉपर्टी का एक पार्ट भी दे देता है। तो इन काइंड कंसिडरेशन पर कोई भी टीडीएस नहीं है, बट कैश जितना देगा उसके ऊपर टीडीएस, एंड दैट इज कितना परसेंट, दैट इज एट द रेट ऑफ 10%। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज 194J। ये क्या है, ये बड़े ध्यान से देखने का चीज है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखने का चीज है। सबसे पहला 194J ये बोलता है फी फॉर प्रोफेशनल, ये एक चीज हो गया, ठीक है।
टेक्निकल सर्विसेज, ये दूसरा चीज हो गया। फिर तीसरा है रॉयल्टी, ये तीसरा चीज हो गया। चौथा है नॉन कॉम्पिटेंस फी, ये फोर्थ आइटम हो गया। और पांचवा है डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। ये सबको अलग अलग करके आप कंसिडर कीजिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, ए बी सी डी दे देते हैं। एक सेकंड, हम चार्जर मंगा लेते हैं। सेकंड, हम चार्जर ले आए। चलिए, अब हम वापस आ गए। चलिए, चार्जर लग चुका है। आइए, तो हम बात करेंगे। चलिए 1 2 3 4 ही कर देते हैं ना। 1 प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, दूसरा हो गया टेक्निकल, थर्ड हो गया रॉयल्टी, फोर्थ हो गया नॉन कॉम्पिटेंस फी, और फिफ्थ हो गया डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो ये 5 आइटम्स है यहाँ पर। इन सब के लिए अगर हम बात करें तो अलग अलग देखना है 30,000। अगर आप 30,000 रुपये का प्रोफेशनल फी पे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टीडीएस नहीं काटना है। लेकिन अगर आपका प्रोफेशनल फी इज मोर देन दैट ऑफ ₹30,000, तो अगर आपका प्रोफेशनल फी 30,000 रुपये से ज़्यादा का है, ठीक है, अगर आपका प्रोफेशनल फी 30,000 रुपये से ज़्यादा का है आपको एक साल में, तो टीडीएस करना है। टेक्निकल सर्विसेज के लिए फी अगर 30,000 से ज़्यादा का है तो टीडीएस करना है। रॉयल्टी के लिए फी 30,000 से ज़्यादा का है तो टीडीएस करना है। नॉन कॉम्पिटेंस फी अगर आपको 30,000 से ज़्यादा का आप दे रहे हैं तो टीडीएस करना है। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन कितने का भी पेमेंट कर रहे हैं, इस पर कोई लिमिट नहीं है। 10,000 का भी करेंगे तो टीडीएस करना है। इज दिस क्लियर? अगर आप 10,000 का भी करेंगे तो टीडीएस करना है। कितना परसेंट? 10%। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रोफेशनल फी ऐसा नहीं है जैसे प्रोफेशनल फी दे दिए 25,000 रुपया और उसी आदमी को टेक्निकल सर्विसेज का दे रहे हैं 15,000 रुपया, तो दोनों मिला के 40 हो गया। नहीं, टीडीएस वहां नहीं होगा। अलग अलग कंसिडर करेंगे, प्रोफेशनल फी को अलग, टेक्निकल फी को अलग, है ना, सबका अलग अलग 30,000 रुपया देखना है। दूसरा है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन में कोई लिमिट नहीं है। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन क्या हो, अगर आपका 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 भी हो, तो आपको टीडीएस इस पे करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, क्या कौन कौन करेगा? भाई कोई भी है, पे कर रहा है, करेगा। एचयूएफ और इंडिविजुअल का है, अगर टैक्स ऑडिट का टर्नओवर को क्रॉस करता है या ग्रॉस रिसीट को क्रॉस करता है तो करेगा। ठीक है, कितना रेट से करेगा? 2% करेगा। ये तो कॉल सेंटर के लिए। इन जनरल क्या रेट है? 10%। ठीक है, यही हम लोग के लिए रिलेवेंट है, ये 2% का ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। फिर भी अगर आप कॉल सेंटर को कोई भी टेक्निकल चार्जेस दे रहे हैं या ये सब तरह का फी दे रहे हैं तो 2% करना है। बट इन जनरल कितना परसेंट है? 10%, है ना। टीडीएस यहाँ पर इस सेक्शन में 194J में कितना है? प्रोफेशनल चार्जेस का 10%, कॉल सेंटर ये सब के लिए 2%। तो ध्यान रखिएगा, सबका अलग अलग है। कब करना है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच इज, जो जनरल रूल है वही रूल के हिसाब से यहाँ भी करना है। पहले तो हम लोग देख लिए थे अलग उसके साथ में, आईए के साथ में, है ना। आइए थोड़ा सा एक दो ही बचा हुआ है, उसको हम लोग देख करके खत्म कर लेते हैं, फिर इसको समराइज करेंगे, है ना। एम, ये दोनों नया है, ध्यान रखिएगा। डेट, ये दोनों का दोनों आपके लिए नया है। ठीक है, इसी साल आया है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019।
और ये भी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019, है ना, चाहे वो 194M हो 194N हो, ये दोनों 1 सितंबर से आया है 2019। तो ये हम लोग का पहला साल है जिसमें हम लोग को ये एप्लीकेबल होगा। क्या है ये? बोलता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन, ब्रोकरेज फी, प्रोफेशनल सर्विसेज। अरे ये सब तो पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्टर पढ़े थे किस में? कॉन्ट्रैक्टर पढ़े थे 194C में, है ना, और ब्रोकरेज और कमीशन पढ़े थे 194H में। प्रोफेशनल सर्विसेज अभी तो J में पढ़े, तो ये सब तो वहाँ कवर्ड था। बोलता है नहीं बाबा, वहाँ पर क्या कवर्ड नहीं था, वहाँ पर वो इंडिविजुअल और HUF कवर्ड नहीं था, है ना, वो इंडिविजुअल और HUF कवर्ड नहीं था जिसका टर्नओवर 1 करोड़ एक्सीड नहीं करता था, या फिर ग्रॉस रिसीट उसका 50 लाख एक्सीड नहीं करता था। उन लोगों को काटना ही नहीं था टैक्स। बात समझ रहे हैं? उनको TDS करना ही नहीं था। किसको? जिसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट एक्सीड नहीं कर रहा था 50 लाख, उसको TDS करना ही नहीं था। या टर्नओवर में 1 करोड़, और ये मतलब जिसको जो टैक्स ऑडिट का लिमिट क्रॉस नहीं किया था। यहाँ देखिए ना, अभी तुरंत चलते हैं हम लोग 194J में ही चलते हैं। देखिए ये HUF और इंडिविजुअल जो टैक्स ऑडिट नहीं करा रहे हैं उनको 194J में TDS नहीं करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं भाई वो जिनको 194J में या 194C में या देखिए इधर 194C में, 194H में, 194J में टैक्स नहीं, अदर देन टैक्स नहीं, TDS नहीं करना था, वो अगर किसी को 50 लाख रुपया से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करते हैं तो वो 5% टैक्स काटेंगे। मतलब जैसे समझ लीजिए कि हम मकान बनवा रहे हैं, ठीक है, तो मकान बनवा रहे हैं, तो उस मकान में हम कॉन्ट्रैक्टर को मकान बनाने के लिए 80 लाख रुपया दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर TDS होगा। इज दिस क्लियर? कमीशन ब्रोकरेज का हम पेमेंट कर रहे हैं, और वो भी कितना? 50 लाख रुपया से ज्यादा। तो क्वेश्चन अराइज नहीं होता है बाबू, टर्नओवर तो है नहीं 50 लाख से ज्यादा, कमीशन ब्रोकरेज प्रोफेशनल फी दे रहे हो 50 लाख रुपया से ज्यादा, है ना, तो बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये गड़बड़ को रोकने के लिए है कि भाई अगर आप, और इसमें भी अगर आपने टैन नहीं लेने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेने का जरूरत नहीं। बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं आप मान लीजिए छोटे मोटे व्यापारी हैं, ठीक है, या फिर पर्सनल पर्पसेस के लिए आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट का पैसा, कमीशन, ब्रोकरेज या प्रोफेशनल फी 50 लाख रुपया से ज्यादा दे रहे हैं एक साल में, तो फिर आपको तो जरूर TDS करना चाहिए, पता तो चले कि क्या गड़बड़ी है। ठीक है, तो 5% का TDS होगा जब क्रेडिट करते हैं या पेमेंट करते हैं, विच एवर इज। बात समझ रहे हैं? तो ये गड़बड़ को रोकने के लिए, गॉट इट? चलो नेक्स्ट है 194N। ये क्या है? 194N है, अगर आप ध्यान से यहाँ देखिए, बैंक से, ठीक है, या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं पैसा, या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग कर रहा है उससे कैश आप विड्रॉ करते हैं, या पोस्ट ऑफिस से, ऐसा ही फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट में भी तो यही तीनों था, परेशान मत होइए, याद कर चुके हैं आप। अगर इन सब से पैसा आप 1 करोड़, ये एक्चुअली 1 साल में होना चाहिए, 1 करोड़ से ज्यादा कैश में विड्रॉ करते हैं, है ना, 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप कैश में विड्रॉ करते हैं पैसा, या तो बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से, तो उस केस में जितना भी 1 करोड़ से ज्यादा होगा उसका 2% बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस TDS कर देगा। बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस इस पर TDS कर देगा। इज दिस क्लियर? कितना? 2%। कब? जब वो पेमेंट करेगा तब। इज दिस क्लियर? इस पर 2% का TDS करेगा। एक्चुअली क्या है, आपको क्यों चाहिए भैया 1 करोड़ रुपया का कैश विड्रॉ कर रहे हैं? हाँ, किसको देना है 1 करोड़ रुपया? जो आप कैश विड्रॉ इतना ज्यादा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता है कि आप 1 करोड़ रुपया का कैश विड्रॉ करेंगे।
1 साल में, ठीक है। तो वही उसको आपको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आप, तो इसीलिए बोलता है इन सबको पकड़ना है। तो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से एक बार में नहीं, अलग अलग करके, तो इन दैट केस आपका 2% काट करके सरकार को जमा कर देगा बैंक या पोस्ट ऑफिस, या जो कोऑपरेटिव बैंक है वो सरकार पकड़ लेगा आपको, बोलेगा भैया इतना रुपया क्या करने के लिए निकाले हो बताओ, ऐसे भी हम तो 10,000 रुपया से ज़्यादा आपको बोले नहीं है कैश पेमेंट करने के लिए, ठीक है, तो फिर आप इतना पैसा क्यों विड्रॉ किए हो ये बताओ। तो इसीलिए ये बदमाशी को रोकने के लिए ये प्रोविजन भी बना है। इज दिस क्लियर? तो सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा इशू नहीं। अब एक बार देखते हैं सेक्शन 206 डबल ए, ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, क्या था अभी तुरंत ही पढ़े थे। अभी देखिए उधर कि भाई आपका आपका यहाँ पर कि अगर आप पैन दे देते, मतलब डिडक्टर को डिडक्टिव पैन दे देता है तो 5% का कट रहा था, और नहीं पैन दिया तो 20% का, तो ये सब जगह एप्लीकेबल है। वही अभी आपको सेक्शन 206 डबल ए बता रहा है कि ये सब जगह एप्लीकेबल है। कहीं पर 1% काटना है, कहीं 2% काटना है, कहीं 5%, कहीं 10% काटना है, तो बोलता है सब जगह है। अगर आप जिस पर्टिकुलर पर्सन का टीडीएस कर रहे हैं वो आदमी अगर पैन नहीं दिया अपना, इफ द डिडक्टी हैज नॉट गिवन पैन टू द डिडक्टर, तो डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो डिडक्टर क्या करेगा, 20% काटेगा, समझ रहे हैं? अब तो देगा पैन, तो 1% कट रहा था 20 काट लेगा, दिक्कत है, दे देगा सब। अब लेकिन यहाँ बोलता है कहीं कहीं पर तो 30% भी काट रहे हैं हम लोग, तो कहीं कहीं पर 30% काट रहे हैं, तो इन दैट केस बोलता है अगर ये 20% से ज्यादा है तो आप उतना ही काटिए। जैसे लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेसेस, ये सब में 30% है तो 30 काटिए, तब 20 नहीं काटना है, तब तो फायदा हो जाएगा उसको पैन नहीं देने से, तब नहीं काटना है। बोलता है कि जब आपको डिडक्टी से क्या करना है, आपको डिडक्टी से पैन लेना है, ठीक है, डिडक्टिव से क्या लेना है, पैन लेना है। अगर वो फेल करता है, डिडक्टी को नहीं देता है, डिडक्टी डिडक्टर को पैन नहीं देता है, तो इन दैट केस हम लोग हायर रेट से करेंगे, और हायर रेट क्या है, 20%। और यहाँ पर भी बोल दिया एट द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स और 20%, विच एवर इज हायर। या फिर एक और चीज बोला है, रेट इन फोर्स, है ना, ये अगर एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्शनली सरकार कोई और रेट देगा, इन्फोर्स करेगा, तो ये हम लोग को करना है। इज दिस क्लियर? ठीक है ना? तो 20% भी अगर डिडक्टर टैक्स नहीं देता है तो, या सॉरी डिडक्टी अगर पैन नहीं देता है तो 20% काटिए, लेकिन अगर रेट 20 से ज्यादा 30 है तो फिर इसमें इसमें एक और चीज है, ये है मैक्सिमम मार्जिनल रेट। ये क्या होता है? ये होता है हाईएस्ट रेट। हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, जो कि अभी 30% है ना, मैक्सिमम मार्जिनल रेट अभी 30% है, तो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है 30%। यहाँ एक एक्सेप्शन है जो हम लोग यहाँ देखेंगे, ये तो बोला ना 20%। एक बार आइए आप 192A में, सबसे शुरू में 192 सैलरी का था, 192A प्री मेच्योर विड्रॉवल था। यहाँ देखिए स्क्रीन पर आइए, ठीक है, यहाँ क्या बोला, यहाँ हम लोग डिस्कस किए थे 10% इन द केस ऑफ फेलियर टू फर्निश पैन, यहाँ हम पढ़ भी लिए थे ना, ठीक है। पैन अगर नहीं देता है तो टीडीएस कितना होगा, टीडीएस शैल बी एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। यहाँ 20% नहीं करना है टीडीएस, यहाँ टीडीएस कितना कर देना है, 30% से कर देना है। इज दिस क्लियर? यहाँ टीडीएस 30% से कर देना है, सिंपल है। अगर पैन नहीं दिया तो ये भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ अगर पैन नहीं दिया तो आप टीडीएस 30% कीजिए, बाकी सब में 20%,
या रेट विच एवर इज 20% और रेट विच एवर इज, समझ में आ रहा है? चलिए अभी हम लोग का दो परेशानी है, ठीक है। अब हम लोग बहुत सारा सेक्शंस पढ़े, लगभग हम लोग पढ़े हैं 21 डिफरेंट सेक्शंस, है ना। अब इसमें कुछ में क्या है, कुछ में हम लोगों का पेमेंट है और कुछ में है क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कुछ में क्या है, क्रेडिट और पेमेंट, ठीक है, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। और कुछ कुछ में क्या है, पेमेंट, ठीक है। अभी क्या है, इसमें देखते हैं ये किस किस में पेमेंट है और किस किस में क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर है। ये है बेसिकली क्या, हम लोग का इंसिडेंस का केस है ना, कि भाई मेरा लाइबिलिटी कब अराइज होता है टीडीएस के लिए, है ना। इसको हम बोल सकते हैं इंसिडेंस ऑफ टीडी, इंसिडेंस ऑफ टीडीएस, इंसिडेंस ऑफ टीडीएस, ठीक है। तो बड़ा लंबा चौड़ा था तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, तो मेरा एक छोटा सा कंक्लूजन निकाला हुआ है, उस पर ध्यान दीजिएगा। क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये तब होगा जिसका ड्यू डेट्स होता है। एक तो है जो रेगुलर पेमेंट है ना, विथ ड्यू डेट्स, है ना। जैसे सैलरी होता है, जैसे सॉरी सैलरी तो एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे जैसे बेसिकली इंटरेस्ट होता है ना, या फिर हम लोग बोलते हैं कमीशन, ब्रोकरेज, ये सब सब है ना, या फिर प्रोफेशनल फी है। तो ये सब सब का कोई स्पेसिफिक डेट होता है ना, तो रेगुलर पेमेंट्स है ये सब सब के सब, और इसका कुछ ना कुछ डेट्स होता है। तो इन सब के लिए क्या रेलिवेंट होगा, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्ली, इज दिस क्लियर। और जिसका ड्यू डेट नहीं है, जो लंपसम पेमेंट्स, जो लमसम पेमेंट, जो लमसम पेमेंट, जैसे जैसे आपको मान लीजिए आपको पीएफ का पैसा मिला, लमसम पेमेंट है ना। मान लीजिए कि आपको कोई पेमेंट मिलता है, से आपका कैश विड्रॉवल है, लमसम है। तो ये सब सब जो लमसम पेमेंट्स होगा, उसका पेमेंट बेसिस पर आपका इंसिडेंस ऑफ टीडीएस होगा। और जिसका रेगुलर पेमेंट्स होता है, वो सब के सबका आपका इंसिडेंस जो होगा वो किसके बेसिस पर होगा, आपका क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पर होगा। इसको एक बार जाकर पीछे देखिएगा भी तो क्लियर हो जाएगा। अब इसका एक्सेप्शंस देखते हैं क्या क्या है। देखिए इसका एक्सेप्शन है सबसे पहला सैलरी, ठीक है। किसका, सैलरी इसका एक्सेप्शन है। क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर का एक्सेप्शन क्या है, सैलरी, इज दिस क्लियर। तो सैलरी इसका एक्सेप्शन है। सैलरी ऑल्दो हर महीना ड्यू होता है, हर रेगुलर पेमेंट होता है, लेकिन सैलरी का आप अगर पढ़ेंगे तो वो पेमेंट बेसिस पर है। सबसे शुरू में था, सैलरी अगर आप पढ़ेंगे तो वो पेमेंट बेसिस पर है, ठीक है। आप अपने शीट पर भी देखिए, ठीक है, सैलरी पेमेंट बेसिस पर है। बाकी आपका देखिए सैलरी पेमेंट बेसिस पर है ना। प्री मेच्योर विड्रॉल पेमेंट बेसिस ही होता है, एक बार में देना है, लमसम पेमेंट होता है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। इज दिस क्लियर।
तो सैलरी एक एक्सेप्शन है इसका, ऑल्दो ये रेगुलर पेमेंट होता है, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी आपका ये है क्या बोलते हैं, पेमेंट बेसिस पर ही होता है। इसका दूसरा एक्सेप्शन क्या है, इसका दूसरा एक्सेप्शन है एक्सेप्शनल प्रोविजन, ठीक है, जिसमें आप 50,000 रुपया से ज्यादा का रेंट देते हैं, है ना, आईबी। ऑल्दो रेंट भी क्या है, रेगुलर है। सैलरी यहाँ पर था एक पहला, और दूसरा है आपका 194 आईबी, जो कि लास्ट मंथ में आपको करना है, जब साल खत्म हो जाता है उसके लास्ट मंथ में। तो हम यहाँ सेक्शन भी लिख देते हैं, अंडर सेक्शन 192 और रेंट का टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई नहीं, आईबी, ठीक है। ये दोनों आपका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्शन का मतलब इसका पेमेंट बेसिस हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, लास्ट मंथ हो गया। ये हर महीना नहीं है, ड्यू डेट के हिसाब से नहीं है, ये लास्ट मंथ हो गया। तो ये दो एक्सेप्शंस है, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और फिर अगर हम बात करेंगे लमसम पेमेंट होते हुए भी क्या एक्सेप्शन है, ड्यू डेट हो जाएगा, ठीक है। लमसम पेमेंट होते हुए भी अगर हम बात करें तो क्या एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो आइए देखते हैं, समझ लेते हैं ये क्या है, कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। आइए, हाँ इसी के तो ऊपर है, आइए देखिए ध्यान से। आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप जो पेमेंट करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो आप पेमेंट करते हैं, तो एक ऐसा लगता है कि लमसम में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आइए। लेकिन होता क्या है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पेमेंट का भी ड्यू डेट रहता है। क्या आप बिल्डिंग खरीदते हैं तो क्या एक ही दिन में पेमेंट कर देते हैं, नहीं, ठीक है। तो हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो एक ही दिन में पेमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है ना। लेकिन इसका पेमेंट हम धीरे धीरे करते हैं, ग्राउंड फ्लोर जब बन रहा है तो उसका, फिर फर्स्ट फ्लोर में कुछ, सेकंड फ्लोर में कुछ, फिर रजिस्ट्री करने के समय में कुछ, ठीक है। तो ये हम लोग कहीं कहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आईए का केस है और प्लस आईसी का केस है, ठीक है। आईसी के केस में भी क्या होता है कि भाई जब हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके कन्वर्जन के बेसिस पर डेवलपर को देते हैं कि मेरा बिल्डिंग बनाओ, ठीक है, तो ये भी डेवलपर इन जनरल हमको एक लमसम पेमेंट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज दोनों में दिमाग रखिए, दिमाग में लगा करके रखिएगा कि कंस्ट्रक्शन के केस में जो कंसिडरेशन है, ठीक है, दैट इज कंसिडरेशन ऑन इमूवेबल फॉर, कर दीजिए, फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये हो रहा है अंडर सेक्शन 194 आइए, है ना, और 194 आईसी, ठीक है। ऑल्दो हम अगर ये बात करें ना, मतलब इनका क्या है, इनका है क्रेडिट और पेमेंट, ठीक है, विच एवर इज अर्ली, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्ली, ठीक है। इसका अगर बात करें तो ये, गॉट इट। इसलिए हम इसको बोले हैं कि इसका भी होता ड्यू डेट है, बट दिमाग में हम लोग का आता है कि एज इफ कि भाई हम एक बार ही पेमेंट कर देते। ये एक प्रॉब्लम है जो हम लोग इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि भाई रेगुलर पेमेंट का चीज हुआ तो क्या होगा, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, है ना, और अगर लमसम पेमेंट का चीज हुआ तो फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट, है ना, यही ड्यू डेट है। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है कि सेक्शन 44 ए बी, है ना, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट फॉर इंडिविजुअल
और HUF, ये कब कब देखना है, ये कब कब देखना है, ये बहुत सिंपल है। हम तो ये बोलेंगे कि ये कब कब देखना है, तो बोलिए आप कौन हैं, आप CA हैं। आप कौन हैं, आप CA हैं, ICA। हम CA हैं, कहाँ के, झारखंड के। हम CA हैं झारखंड के। इज दिस क्लियर? तो हम CA हैं झारखंड के। ठीक है, मतलब क्या, ICA झारखंड। तो बस इसके सामने क्या लगा लीजिए, 194, 194, 194, 194 एंड 194। ठीक है, तो 194I, 194C, 194A, 194J, 194H। बस इन्हीं सब में आपको क्या देना है, जैसे ये हो गया रेंट, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया, ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी नहीं, इंटरेस्ट है ना। फिर ये हो गया आपका प्रोफेशनल फी, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रोफेशनल फी, टेक्निकल फी, आपका रॉयल्टी है, नॉन कॉम्पिटेंस फी है, डायरेक्टर चार्जेस है, ये है ना। और एच हो गया कमीशन और ब्रोकरेज। ठीक है, तो ICA झारखंड, ICA JH झारखंड के लिए हम बोल रहे हैं। इन सब में आपको ये देखना है कि भाई वो बंदा का जो डिडक्टर है, डिडक्टर डिडक्टर कब डिडक्ट करेगा, तब जब वो अपने टर्नओवर को 1 करोड़ से ज़्यादा ले लेता है, या फिर उसका ग्रॉस से 1 करोड़ से 50 लाख से ज़्यादा। सिंपल है। तब फिर उस इन सब केसेस में वो फॉल कर रहा है। अदरवाइज कोई भी पेयर हो और उसको क्या करना है, उसको TDS तो करना ही रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये है आपका TDS का प्रोविजन, रेट से रिलेटेड और ऑपरेशन से रिलेटेड TDS का प्रोविजन का अलग क्लासेस है आपका, वो आप देख चुके होंगे। ठीक है, तो ये आपको देखना है, तो आप समझ लीजिए अच्छे से। और बाकी का जो भी क्वेश्चंस बचा हुआ है ना आपका, जो भी क्वेश्चंस बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, उसके बाद में फिर 9, 10, 11, 12, 13 ये सब बचा हुआ है। ठीक है, TCS का अभी नहीं करेंगे, TCS का अलग से हम क्लास अपलोड कर देंगे, तब हम लोग को करना है। लेकिन अभी 13 तक आप पूरा का पूरा अच्छे से बनाइए, और बना करके अपने मॉड्यूल से, है ना, इसको चेक कर लीजिए। क्लियर है कि भाई हमने सही बनाया या नहीं, पहले लेकिन बनाइए, बना करके चेक कीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, पूरा रिवाइज कीजिए, थोड़ा याद करना है इसमें, उसको याद भी कीजिए, है ना, तो फिर आप आराम से इसको देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।